हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, देखिए क्या है, किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहां पे फील्ड है, यहां पे फील्ड है, यहां पे इस तरफ फील्ड है, यहां पे इस तरफ फील्ड है, यहां पे इतना फील्ड है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, एक्चुअल में फील्ड लाइन नहीं होती है, पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इनको शो करना पड़ता है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो ये फील्ड लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दूसरी चीज, जनरेट्स या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक, मान लीजिए यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी फैल रहा है आप उसको इन लाइनों की हेल्प से दिखा सकते हो, ऐसे। तो ये ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा। ठीक, अब जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, ऐसे। इस तरीके से नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो ये फील्ड लाइन है इनके बारे में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूंगा और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहेगा। देखिए होता क्या, अगर कहीं पे फील्ड है, ठीक, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वहां हम ये लाइनें शो कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरफ, जिस तरफ लाइन जा रही होगी समझ लीजिए उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ है, उसी डायरेक्शन में है। तो टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्ट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है, कोई फील्ड लाइन इसमें से निकल रही है और इसमें जा रही है, ये ऐसे कोई फील्ड लाइन इसमें से निकल के इसमें जा रही है। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे डालोगे तो ये इस तरफ डायरेक्ट। तो किसी भी फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट डलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है आपको। एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक, इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा क्या है। जैसे मान लो Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, आपने डिसाइड कर लिया कि इस Q चार्ज में से 4 लाइनें निकलेंगी ऐसे। तो अगर आप कहीं पे 2Q चार्ज लेते हो तो डेफिनेटली उसमें से आपको 8 लाइन्स निकालनी पड़ेंगी, ऐसे।
ठीक, क्योंकि 4 लाइनें अगर Q चार्ज में से निकलती हैं तो 2Q में से 8 लाइनें निकलेंगी। ठीक, अब आप ये देखिए रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एक बार में चार्ज Q यूज हो रहा है, एक बार Q/3 यूज हो रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में एक तो Q चार्ज यूज हो रहा है, एक Q/3 यूज हो रहा है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो जो फील्ड लाइन है, अगर आप Q में से 4 लाइनें निकलते हुए शो करोगे तो Q/3 में से कितनी निकालोगे? 4/3 लाइंस, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस तो इंटीजर होता है। तो बेटर होगा इस टाइम Q के कोरस्पॉन्डिंग आप 12 लाइन मान लो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब आप Q को शो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, ये 12 लाइनें निकाली हैं आपने। ठीक, तो जब आप Q/3 को बनाओगे, Q/3 को ड्रॉ करोगे तो उसमें से आप 4 लाइनें निकाल दो बस। ये इस लाइन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, किसी चार्ज में से आप फील्ड लाइन निकाल रहे हो, कितनी लाइनें निकालोगे वो तो आपकी मर्जी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखना है। पता चला आपने Q में से 2 लाइनें निकाल दी, तो Q/3 में से कितनी लाइनें निकालोगे? 1 लाइन भी नहीं निकल पाएगी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लाइंस लेना आपके हाथ में, आप 1000 लाइंस भी निकाल सकते हो एक चार्ज में से। जितनी लाइंस रिक्वायर्ड हैं आप उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। पर एक बार अगर आपने Q चार्ज में से 1 लाख लाइंस निकाली हैं तो 2Q में से आपको 2 lakhs निकालनी पड़ेगी, Q/2 में से आपको 50,000 लाइंस निकालनी पड़ेगी। आप पे डिपेंड करता है, लेकिन रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर Q में से 4 लाइनें निकल रही हैं तो 2Q में से 8 निकलेगी, Q/2 में से 2 लाइनें निकालोगे आप। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसी तरीके से अगर Q में से आप 4 लाइनें निकाल रहे हो तो समझ लो -Q चार्ज जो होगा उसमें 4 लाइनें आप एंटर कराओगे, उसमें आप 4 लाइनें एंटर कराओगे -Q में। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज, अगर ये फील्ड लाइंस हैं तो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक, ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए कहीं से फील्ड लाइन एक ये आ रही है और यहां पे कोई दूसरी फील्ड लाइन जा रही है इस तरीके से, तो अभी इस वाले पॉइंट में बोला गया कि टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक, और इस वाली पे डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएंगी। ठीक, तो 2 डायरेक्शन एट अ पॉइंट which is not possible, not possible। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? फील्ड लाइंस गिव्स direction of net electric field at any point। किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं, और किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने नेट बोला इसलिए ताकि एक ही डायरेक्शन आए। ठीक, तो कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन
gives magnitude of electric field at any point. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, कहने का मतलब ये है कि कोई कह रहा है कि यहां पे मान लीजिए ये कोई एक जगह है, यहां पे ये ऐसे फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस एरिया से मान लीजिए इस एरिया में से 5 फील्ड लाइंस जा रही हैं और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E = E0। अगर किसी दूसरी जगह पे इसी सेम एरिया से 10 लाइनें अगर जा रही हों, अगर ये फील्ड लाइनें 10 हैं तो इस जगह पे E की वैल्यू 2E0 होगी, क्योंकि ये तो 5 लाइंस है। अगर इतने ही एरिया से 10 लाइंस जा रही होंगी, इसका मतलब अगर यहां पे 5 लाइन होने की वजह से E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो अगर यहां से 10 लाइनें पास करोगे आप, तो यहां पे 2E0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, इतनी फील्ड लाइन से वहां पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतनी फील्ड लाइन से इतना होगा। यूनिटरी मेथड यूज होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी बताती है आपको फील्ड लाइन की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती है कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज्यादा है, कितना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसी से मुझे यह भी पता चलता है कि अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, मान लीजिए ऐसे जा रही हैं इस तरीके से, तो आप देखिए यहां पे इस जगह पे फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है। इसका मतलब अगर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 इज स्मॉलर देन E1। E2 इज स्मॉलर देन E1। क्यों? क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन की डेंसिटी देखो पास पास है ना, तो फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे फील्ड लाइन दूर दूर है, यहां पे फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है। इसलिए जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी कि अगर लाइनें दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और लाइनें बहुत पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फील्ड लाइंस, field lines have tendency to bend towards negative charge and have tendency to bend away from पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहां पे है और ये फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, तो ये फील्ड लाइन ट्राई करेंगी नेगेटिव की तरफ मुड़ के वहां पे टर्मिनेट हो जाए। ये वाली फील्ड लाइन ट्राई करेंगी मुड़ के टर्मिनेट हो जाए। ये फील्ड लाइन भी ट्राई करेगी टर्मिनेट होने की, लेकिन मान लीजिए इस पे वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन भी ट्राई करेगी इसी पे टर्मिनेट होने की, पर टर्मिनेट नहीं होगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन इसकी तरफ बेंड होने की टेंडेंसी रखती हैं थोड़ी थोड़ी सी, ये भी यूँ चली जाएगी, तो थोड़ी सी बेंड होने की टेंडेंसी रहती है इनमें। यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाती हैं, फिर भले ही दूर चली जाएं। और अगर यहाँ पे ये अगेन फील्ड लाइंस है खूब सारी, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फील्ड लाइन इससे अवे बेंड हो जाती हैं, इससे अवे बेंड हो जाती हैं ऐसे।
पॉजिटिव चार्ज से। इस तरीके से फील्ड लाइन में अवे बेंड होने की टेंडेंसी होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे खुद भी फील्ड लाइन निकलेगी यूं करके, तो उनकी वजह से इसको बेंड होना पड़ेगा जो आने वाली फील्ड लाइंस है। तो फील्ड लाइंस में टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने की और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की। क्यों? नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है और पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं, तो जिस पे टर्मिनेट होती है वो अपनी तरफ खींचता है उनको टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन क्यू आपने जो स्केल सेट किया हुआ है, अगर आपने ये स्केल सेट किया होगा, क्यू चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग 4 फील्ड लाइंस होंगी, तो क्यू चार्ज पे 4 फील्ड लाइंस ही एंड होंगी। अगर उस पे 4 फील्ड लाइंस एंड हो चुकी हैं तो 5th फील्ड लाइन उसकी तरफ बेंड तो होगी पर बिना एंड हुए चली जाएगी, बिना टर्मिनेट हुए चली जाएगी। एक और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं, तो अगर इससे 4 फील्ड लाइन निकल रही है, कोई भी फील्ड लाइन निकल, तो आने वाली फील्ड लाइन वहां से अवे बेंड हो जाती है, क्योंकि उस पर टर्मिनेट नहीं हो सकती, उस पर एग्जिस्ट करने वाली फील्ड लाइन रिपेल करेगी उसको। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे बेंड होती है और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स बेंड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक, देखिए क्या होगा अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव का Q है और वो नेगेटिव का Q है, और इससे 4 लाइनें निकल रही हैं, तो इसमें भी 4 लाइनें ही टर्मिनेट होंगी। ऐसे मान लो 4 लाइनें यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ से 4 लाइनें एंटर होंगी, यूं होना ही है, क्योंकि Q के कॉरस्पॉन्डिंग आपने 4 लाइन्स इमेजिन कर रखी हैं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे चली जाएगी, ऐसे ये भी इधर से निकलेगी और यूं घूम के इस पे टर्मिनेट हो जाएगी, ये भी यहाँ से निकलेगी ऐसे और यूं घूम के इस पे टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरीके से फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक, और जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कभी क्लोज लूप नहीं बन सकता। जो चीज यहां से जनरेट होती है और यहां पे टर्मिनेट होती है, तो उनमें क्लोज लूप कभी बन ही नहीं पाएगा, क्लोज लूप बनता ही नहीं है इनमें। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक, क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग पॉइंट यानी कि जहां से ओरिजिनेट होती है और जहां पे टर्मिनेट होती है वो एग्जिस्ट करते हैं। मान लो इसमें से मैं 4 के बजाय 8 लाइनें मान लेता हूं ऐसे, तो 8 की 8 लाइनें इसी पे टर्मिनेट हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप इसमें सारी की सारी लाइनों को ऐसे मान सकते हो कि यूं ही टर्मिनेट हो जाएंगी सारी की सारी लाइनें। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ भी जाएंगी जिस तरीके से हो गई। ये हो सकता है थोड़ा सा इनएक्यूरेट डायग्राम बन गया हो, पर अगर यहाँ से 8 लाइनें निकल रही हैं तो यहाँ पे 8 लाइनें ही जाएंगी। ठीक, मुझे ये डायग्राम बिल्कुल अगर एक्यूरेट रखना है तो सिमेट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे ये लाइनें जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की हैं वो मुझे मिटा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम 4 लाइनों की बात कर रहे हैं तो 4 ही रखेंगे। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4 लाइनें निकल रही हैं तो यहाँ पे 4 लाइनें उसी तरीके से एंड भी हो रही हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। दूसरी चीज़, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव से निकलती है, अगर रास्ते में नेगेटिव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कहाँ चली जाएंगी, इनफाइनाइट पे। कहाँ चली जाएंगी, इनफाइनाइट पे। ठीक, तो जो फील्ड लाइंस हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ठीक, यानी कि अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज हम लगा दें तो इस पे जो फील्ड लाइन आ रही हैं जो यहां पे आके टर्मिनेट होंगी, यहां पे आके टर्मिनेट होंगी, वो फील्ड लाइन कहां से आई है, या तो वो पॉजिटिव से निकल के आई हैं, नहीं तो वो इनफाइनाइट से आई हैं। कहां से आई हैं, इनफाइनाइट। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव से निकलेंगी या फिर इन्फिनिटी से निकलेंगी। एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज
और इन्फिनिटी। तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट, यहां से जाके इन्फिनिटी पे पहुंच जाती हैं ये यूं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज थी फील्ड लाइंस की। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। फील्ड लाइंस, field lines originate perpendicularly. Perpendicular to the surface, or terminate perpendicular to the surface. यानी कि अगर ये कोई भी सरफेस है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी। फील्ड लाइंस अगर निकलेंगी तो वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेंगी, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेंगी यूँ। ठीक, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन जब टर्मिनेट होंगी तो सरफेस के परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होंगी, ऐसे परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होंगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे परपेंडिकुलरली निकल रही है, ये भी परपेंडिकुलरली निकल रही है, ये भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट मतलब एंटर हो रही है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, तो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से किसी नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही हैं, 4 फील्ड लाइनें निकल रही हैं मान लीजिए ये, तो ये परपेंडिकुलरली निकलेंगे और ये जब वहाँ जाके टर्मिनेट होंगी तो सरफेस के परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होंगी। इस तरीके से ये यहाँ पे होगी। अब ये यहाँ पे जाके यूं टर्मिनेट होगी ऐसे, और ये वाली फील्ड लाइन भी यहाँ से जाके यूं टर्मिनेट होंगी, यहाँ से निकलेंगी और वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक, परपेंडिकुलरली ही होनी है एंड सिमेट्रिकली, एंड सरफेस सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली का मतलब ये है कि अगर ये आपने एक चार्ज मान लिया और इससे 4 लाइनें निकाल रहे हो, तो चारों लाइनें बिल्कुल सिमेट्रिकली निकालनी है ऐसे, ये एकदम राइट तरीका है। और अगर 4 लाइनें आपने यहाँ से निकाल दी तो ये रॉन्ग तरीका है, दिस इज नॉट राइट। ये राइट है, या तो ऐसे निकालो या फिर आप ऐसे निकालो, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ये भी राइट तरीका है, ये भी राइट तरीका, बट ये रॉन्ग है। सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक, तो कोई भी 2 चार्ज अगर आसपास में रखे हैं, कोई भी 2 चार्ज अगर आसपास में रखे हैं, तो उनसे जो फील्ड लाइन निकलती हैं वो सिमेट्री वाले रूल्स फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पे प्लस का डबल चार्ज रखा हुआ है ये, और यहाँ पे नेगेटिव का एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 8 लाइंस निकल रही हैं और यहाँ से 4। देखो दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है, ये तो -q है और ये प्लस का 2q है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री वाली लाइन है। तो अगर 2 लाइन, केवल 2 ही आइसोलेटेड चार्जेस हैं, ठीक, तो इनसे जो पैटर्न बनेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ऐसे। आप देखो, आपने Q के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 लाइनें मानी है, Q के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 लाइनें माने, आपने Q चार्ज में से 4 लाइनें निकाली हैं, तो -q पे 4 लाइनें टर्मिनेट होंगी, लेकिन यहां से तो 8 लाइनें निकालनी पड़ेंगी यूं,
तो ये बाकी की बची हुई 4 लाइनें कहाँ जाएंगी, क्योंकि टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव तो नहीं बचा, अब ये टर्मिनेट होने के लिए इन्फिनिटी पे जाएंगी। तो ये वाली जो फील्ड लाइन है ये इधर की साइड वाले इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ये वाली फील्ड लाइन इधर की साइड वाले इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ये वाली फील्ड लाइन इधर की साइड वाले इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और ये वाली फील्ड लाइन इधर की साइड वाले इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ताकि चारों तरफ का इन्फिनिटी कवर हो जाए। अगर यहां से 4 लाइन इन्फिनिटी पे जा रही हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइड के इन्फिनिटी पे जाएंगी, चारों साइड के इन्फिनिटी पे जाएंगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। 100% सिमेट्रिकल रहने की ट्राई करती हैं फील्ड लाइंस। ठीक, ओके, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए किस तरफ होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इस तरफ। यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहां पे फील्ड लाइन अगर पास होगी यहां पे, तो यहां से फील्ड लाइन पास होगी ऐसे, यूं, ताकि यहां पे टेंजेंट डालो तो ऑलमोस्ट इधर आए, ऐसे फील्ड लाइन पास होगी, और ऐसे होनी भी चाहिए। ठीक है, ये यूं चली गई, ये यूं चली गई, यहां वाली लाइन ऐसे चली जाएगी यूं, और यहां वाली लाइनें ऐसे चली जाएंगी यूं। होना भी पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि यहां पे, और आप ये देखो जो भी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी वो तो यूं पास हो जाएगी यहां से, यहां पे कोई फील्ड लाइन ही नहीं रहेगी, सारी फील्ड लाइन ये वाली इसको अवे बेंड कर देंगी। ये देखो, ये फील्ड लाइन जा तो ऐसे रही थी, लेकिन यहां पॉजिटिव मिल गया ना, तो ऐसे अवे बेंड। इसकी फील्ड लाइन भी अगर ये चार्ज नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन इसकी वजह से ऐसे बेंड हो गई। ठीक, इसी तरीके से ये फील्ड लाइन भी ऐसे बेंड हो गई, तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज दिखता है फील्ड लाइंस अवे बेंड हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखा जाएगा, तो यहाँ पे आप खुद ही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी वजह से तो इस तरफ होगी और इसकी वजह से इस तरफ होगी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा, जो कि यहाँ की फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालने से भी पता चल रहा है। कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो डेफिनेटली इसी तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ? क्योंकि आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, इस तरफ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और इस तरफ होगा, तो दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालो तो इस तरफ आ जाएगा। यूँ आप देखो, यहाँ का टेंजेंट इसी तरफ आना है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जस्ट टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा सोच के। अब इस फील्ड लाइंस के ऊपर अगर बातें की जाएं, ठीक है, फील्ड लाइंस के ऊपर बातें की जाएं, तो ये जो फील्ड लाइंस है इनका जो ग्रुप होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं पे फील्ड लाइन ऐसे चल रही हैं, आपको ऐसे दिख रही है फील्ड लाइन, यूँ ऐसे यूँ जा रही है फील्ड लाइन यूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया लूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई एरिया ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दूसरा एरिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ए पे फील्ड लाइन पास हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल है, सारी फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल फील्ड लाइन है, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे अगर कोई एरिया लिया जाए और यहाँ पे कोई एरिया लिया जाए तो सेम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ऐसे हो रहा है कि फील्ड लाइन एक तरफ आ रही है, ऐसे यूं आ रही है, ठीक, तो मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। ये इंक्रीजिंग फील्ड हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीजिंग हो गया।
इंक्रीजिंग फील्ड हो गया ये, इस तरीके से। ठीक, तो ये चीज़ें कहीं पे भी पता चल सकती हैं। मान लो कोई ये मेटल है, ये कोई मेटल है, इसको आपने Q चार्ज दे दिया, तो Q चार्ज इसकी सरफेसिस पे ऐसे फैल जाएगा, यूं इसकी सरफेस पे ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज जाता है तो सरफेस पे फैल जाता है। अगर ये मेटल है, मेटल की सरफेस पे, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इसके परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इसके परपेंडिकुलर निकलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी वो इसके परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इसके परपेंडिकुलर। बाद में चाहे ये बैंड होके कुछ भी हो जाए, पर सरफेस के आसपास में, जब तक सरफेस की विसिनिटी रहती है, सरफेस के आसपास में, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। यानी कि सरफेस पे जो भी टेंजेंट आप खींचोगे ना, ये उसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस निकलेंगी, जहाँ से भी निकलेंगी। तो ये बातें थी फील्ड लाइंस की डेंसिटी और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है ना। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस, एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। फ्रॉम एनी एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, यहां पे इधर से फील्ड लाइंस आ रही हैं यूं, और यहां से निकल रही हैं, यूं, ये इधर से फील्ड लाइन आ रही है, यहां पे निकल रही है। तो आप देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, और जो यहां पे एरिया है, दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दिस इज एरिया वेक्टर ए मान लो, या एरिया वेक्टर एस मान लो, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो रखी है, तो इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स होगा यहां पे एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है इस एरिया वेक्टर की, ds की, ये होगा फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि किसी एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है, बस वो एक वैल्यू होती है कि इस एरिया पे इतना फ्लक्स है। तो मैंने जो ये लाइन लिखी है, एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेटली अगर कोई एरिया आप लोगे, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पास हो रही होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर उसमें से पास हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्रुप होगा, बस वो ग्रुप जो उसमें से पास हो रहा है दैट इज फ्लक्स। ये तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक। तो कोई भी एरिया ले लीजिए, मान लीजिए आप यहां पे कोई चार्ज लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज लेते हैं और इसमें से हम बहुत सारी लाइनें निकालते हैं,
यूं करके इसमें से हम बहुत सारी लाइनें निकालते हैं, यूं, और यहां पे एक एरिया लेके खड़े हो जाते हैं, ये। तो इस एरिया में से कुछ फील्ड लाइन एंटर होंगी यहां से, ऐसे कुछ फील्ड लाइन एंटर होंगी और यूं निकल जाएंगी, तो हम कहेंगे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स है, इस एरिया से कुछ फ्लक्स निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास होती हैं तो वो वहां पे फ्लक्स होता है। अब अगर यही एरिया, बिल्कुल सेम एरिया आप यहां पे ले लो, इस जगह पे, यूं, तो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ये यहां पे ऐसे निकलेगी, ये फील्ड लाइन यूं ही चली जाएगी, ये वाली फील्ड लाइन यूं ही चली जाएगी, ऐसे निकलेगी। तो ये मान लो φ1 है और इससे एसोसिएटेड क्या है, φ2। आप खुद ही देखो φ1 से 4 लाइनें पास हो रही हैं, लेकिन वही एरिया अगर आप थोड़ा सा पीछे कर दोगे तो कम लाइनें पास होंगी। तो हम कहेंगे कि φ2 इज स्मॉलर देन φ1। क्यों? नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, जो इस एरिया से पास हो रही हैं। इस तरीके से हम बोलेंगे कि इसमें फ्लक्स ज्यादा है, इसमें कम। इसको इसके नजदीक ले आएंगे तो और ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा, ठीक, इसको इसके नजदीक ले आएंगे तो और ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को एक स्फीयर में बंद कर देता हूं, दिस इज स्फीयर, इमेजिनरी, तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे जाके स्फीयर से पास होंगी यूं, यहां से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो यहां स्फीयर से पास होंगी ऐसे करके यूं। तो यहां पे कोई भी फील्ड लाइन ले लो जो इससे निकलेगी वो स्फीयर से बाहर निकलेगी ऐसे करके, तो यहां से फील्ड लाइंस जो हैं वो स्फीयर से बाहर निकल रही होंगी यूं। तो ये फील्ड लाइंस हैं जो स्फीयर से बाहर निकल रही हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई भी एरिया ले लूँगा स्फीयर की सरफेस पे, तो यहाँ से आने वाली फील्ड लाइन यहाँ से पास होगी ऐसे यूं करके। फिर यहाँ पे कोई एरिया ले लूँगा इस जगह पे मैं ऐसा, तो यहाँ से आने वाली फील्ड लाइन इस एरिया से पास होंगी यूं। तो ऐसे करके इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन इस हाइपोथेटिकल स्फीयर के हर एरिया से पास होंगी। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एरिया, ठीक। और ये एक वेक्टर होता है, ये एक एरिया वेक्टर होगा। तो आप ये देखो, इस पॉइंट पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, और जो एरिया होता है कि कोई भी एरिया अगर आप लेते हो तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, ये हो गया एरिया वेक्टर ए। तो अगर इस जगह का, इसका अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो वो होगा ई डॉट ए, ये यहाँ का ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक। इस जगह पे यहाँ के ई की वैल्यू और यहीं का एरिया वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ का फ्लक्स आ जाएगा। मान लीजिए ई का वेक्टर दिया हुआ है आपको और एरिया का भी वेक्टर दिया हुआ है, तो बस दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, यहाँ का फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा फ्लक्स को और आगे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। आप देखिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया है और यहां से सर्टेन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये यहां से कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही है मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया को, जो ये इसकी लाइन थी, एरिया वाली लाइन जो थी, ये जो एरिया वाली लाइन थी यहाँ पे, ये वाली, इस लाइन से इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस वाले एरिया को थोड़ा सा मैं तिरछा कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा कर दिया ऐसे यूं, जहाँ पे ये पहले था उससे मैंने इसको थीटा एंगल तिरछा कर दिया,
तो जो ये पहले था ना ऐसे, इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये यहाँ से कम यहाँ पे जो इसकी ओरिएंटेशन थी उससे थोड़ा सा तिरछा कर दिया मैंने ऐसे थीटा एंगल। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले क्या हो रहा था, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी इस तरफ था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ था। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ रह गया, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, यूं। मैंने इस एरिया को यूं कर दिया, यानी कि इस एरिया को ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे ये एरिया ऐसे के बजाय ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। अब मैंने अगर इसको थीटा एंगल तिरछा किया है तो ये भी थीटा एंगल तिरछा हो गया। तो इस जगह पे अगर फाई की वैल्यू ई डॉट ए थी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री का एंगल था। ई के और ए के बीच में कितना एंगल था, 0 डिग्री। तो ये था ई डॉट ए, यानी कि ये था ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि ई इंटू ए, ये यहाँ का फ्लक्स था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब ई तो वही का वही है, ए थोड़ा तिरछा हो गया, तो यहाँ का ई डॉट ए कितना हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अगर इस थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री ले लेते हो तो यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 60, यानी कि ई ए बाई 2। यानी कि अगर इस वाले एरिया को आप 60 डिग्री तिरछा कर दोगे तो अब उसमें से आधा फ्लक्स पास होगा, वो ये चीज बताती है। यानी कि पहले जब ये एरिया बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था तो इसमें मान लो 100 लाइंस पास हो रही थी। अगर इसको आप यहाँ से 60 डिग्री तिरछा कर देते हो तो अब इसमें से 50 लाइनें पास होंगी बस। पहले 100 पास हो रही थी, अब इसमें से 50 पास होंगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको तिरछा कर दिया ना, तो कुछ लाइनें बिना पास हुए ही चली जाएंगी इसमें से। तो ये चीज, ये फ्लक्स का फॉर्मूला बताता है कि कितना तिरछा करने पे कितनी लाइनें पास होंगी। तो पहले यहां से एसोसिएटेड फ्लक्स फाई नॉट था, अब ये कितना होगा, ये वाला तो फाई नॉट बाई 2 होगा। इसलिए थीटा एंगल तिरछा करने पे फ्लक्स कम हो जाता है किसी भी एरिया से पास होने वाला। ठीक, नोट करिए जरा इसको। देखिए एक अरेंजमेंट और देखिए फ्लक्स से रिलेटेड। मान लीजिए यहां पे सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और यहां पे मेरे पास एक क्यूब है। क्यूब कैसा है, मान लीजिए ये एक क्यूब है हमारे पास। ये एक हमारे पास क्यूब है इस तरीके का। कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। और वो वाला है पीछे एच। ये अपना क्यूब है। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे सब जगह ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे फील्ड एग्जिस्ट करता है यूं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये सारी पैरेलल लाइंस हैं तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। ठीक, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो सरफेस है, कन्वेंशन ये कहता है कि जो आउटर सरफेस है, ठीक है ना, आउटर सरफेस ये वाली है जिस पे हम एरिया वेक्टर ऐसे उठा सकते हैं, ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक, और इस एरिया वेक्टर का अगर ये क्यूब है, मान लीजिए ये कोई क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए, तो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर। ये एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा ना, तो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर निकाला जाए तो यहाँ का एरिया वेक्टर
ऊपर की तरफ होगा, ये यहाँ का एरिया वेक्टर, ठीक। अगर यहाँ बॉटम का निकाला जाए तो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, यूं आएंगी फील्ड लाइंस ऐसे, यूं आएंगी फील्ड लाइंस ऐसे, इसमें घुसेंगी और कुछ तो यूं निकल जाएंगी, कुछ यहाँ से निकल जाएंगी ऐसे। तो जब ये फील्ड लाइन इसमें घुसेंगी तो यहाँ से बाहर निकलेंगी ऐसे, ये वाली फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी, ये वाली फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये वाली फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगी। और मान लीजिए ये फील्ड लाइन है, ये वाली फील्ड लाइन वहाँ पे अगर एंटर होगी तो ये समझ लीजिए यहाँ से बाहर निकलेंगी ऐसे, यूँ। तो ये जो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं यूँ, ये जो फील्ड लाइन है, ये वाली फील्ड लाइन तो यहाँ इस ऊपर से यूँ ही चली जाएंगी। ऐसे फील्ड लाइन और ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो ऊपर से ऐसे पास हो जाएंगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो सरफेस है, जो फेस है ये वाली BDFG, फेस BDFG, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज E.A। इसकी वैल्यू होगी E/A², ठीक। क्यों होगी E/A²? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह E है इस सरफेस पे, और एरिया कितना है A², और कॉस्ट कितना है 0 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा E/A²। अब ये तो एक फेस की बात हो गई। अब दूसरी फेस की बात करते हैं, फेस CDFE। अगर इस फेस की बात की जाए तो CDFE पे अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स होगा E.A, यानी कि E/A/cos 90 डिग्री, ठीक। अगर इस फेस की बात करें CDFA पे, यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, जो भी इस फेस पे आएगा, और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंड, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल हो गया, इसलिए ये वाली वैल्यू हो गई 0। तो फेस CDFE के लिए क्या हो गया 0। अब आप ये देखो फेस ABCD, फेस ABCD, अगर इस फेस को देखा जाए, इस फेस को देखा जाए तो इस फेस का एरिया वेक्टर तो इस तरफ होगा, यूं, ये होगा एरिया वेक्टर इसका। अब इस एरिया वेक्टर में अगर देखा जाए तो यहां पे कोई भी फील्ड लाइन अगर यहां से पास होगी तो इसको टच करते हुए ऐसे चली जाएगी, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो फेस ABCD पे अगर मैं 5 निकालूं तो अगेन E.A लिया जाएगा, जो कि E/A/cos 90 डिग्री होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 0। तो इस पे इतना फ्लक्स हो जाएगा। अब आप ये देखो जो पीछे वाली फेस है, पीछे वाली फेस है ACEH, अगर फेस ACEH की बात की जाए तो अगर इस वाली फेस की बात की जाए, इस वाली फेस पे, तो इस वाली फेस का एरिया वेक्टर ये होगा। ये किस वाली फेस का एरिया वेक्टर होगा, ये पीछे वाली फेस का एरिया वेक्टर होगा ये। तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू होगी E.A। अब आप देखो इसमें और इसमें 90 का एंगल है, 90 का नहीं है 180 का एंगल है। तो फेस E पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो जो पीछे वाली फेस है, जो हमें ये वाली फेस दिख नहीं रही है, इस वाली फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा, लेकिन एरिया वेक्टर इधर उठाना पड़ेगा, तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा। तो यहां पे आंसर आएगा फाई इज इक्वल टू E/A/cos 180 डिग्री। तो ये आएगा माइनस का EA, ये फ्लक्स होगा इसका, इस वाली फेस का फ्लक्स होगा ये। तो यहाँ पे ये कौन सी फेस का फ्लक्स है, ये फेस ACEH का है, और जो उधर वाली है बाकी जितनी भी फेसेस हैं सबके 0 हैं। ऐसे ही अगर मैं पीछे वाली फेस का लूँ, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे कोई फेस है, कौन से वाली, जो पीछे वाली है वो है GHEF, GHEF,
उसका भी फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वहां का फ्लक्स भी 0 होगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, उसके रास्ते में एक क्यूब आ गया, तो क्यूब की जो ये फेसिंग वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इस वाली सरफेस पे फ्लक्स होगा -E.A, और जो क्यूब के उधर वाली सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और वहां का एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा, एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा। तो उस सरफेस के लिए, यानी कि इस क्यूब की इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो पॉजिटिव का EA होगा। तो ये आ गया यहां पे, ठीक। अब जो ये क्यूब हमने बनाया, इसकी इस वाली सरफेस पे एरिया वेक्टर तो इधर होगा यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल हो गया, ठीक। दोनों के बीच में 90 का एंगल, इसलिए 0 हो गया फ्लक्स इसका। इसी तरीके से इस क्यूब की ये वाली सरफेस, इसमें भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर उधर है अंदर की तरफ, उसके लिए भी 0 होगा। और जो बॉटम सरफेस है उसके लिए भी 0 होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो दोनों में 90 का एंगल होगा, वहां पे भी 0 होगा, ठीक। नोट करिए, फ्लक्स के बारे में कुछ बातें और करेंगे हम आगे।